दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत शासन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन है ध्वज, राजधानी, संप्रभुता या शासनाध्यक्ष। तो सही उत्तर हो जाएगा संप्रभुता, ऑप्शन सी। दोस्तों, राज्य के चार आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता या सॉवरेनिटी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? ऑप्शन है न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, या फिर विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। दोस्तों, संसदीय या संसदात्मक शासन व्यवस्था इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि इसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? आपको बताना है। ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में, बेल्जियम में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन या यूके में सबसे पहले संसदात्मक सरकार की व्यवस्था शुरू की गई थी। और आप जान लीजिए, वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम में परिलक्षित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका या संघात्मक सरकार। तो आप जान लीजिए दोस्तों, अध्यक्षात्मक सरकार जो है ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार या शासन प्रणाली, संघात्मक शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्यों? तो आप जान लीजिए दोस्तों, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि यहाँ मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आप जान लीजिए कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। और संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय या उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं किसमें? राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में या उच्च सदन में। तो उत्तर है राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से या भारत की संसद से। तो जान लीजिए दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो प्राधिकार होता है या प्राप्त होता है भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार और अधिकार का स्रोत भारत का संविधान है, क्योंकि भारतीय जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसमें संविधान के द्वारा ही केंद्र और राज्यों को जो है शक्तियां और अधिकार प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुशासन या गुड गवर्नेंस की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम या लाल फीता शाही। तो सही उत्तर है लाल फीता शाही। दोस्तों, आप जान लीजिए कि लाल फीता शाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी यानी भागीदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना,
दक्षता और प्रभावशीलता, ये सभी सुशासन की व्यवस्थाएं हैं या सुशासन की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तो आप जान लीजिए, वेलफेयर स्टेट जो होता है उसका उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रबंध करना। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट नागरिकों के विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता या अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल कार्यपालिका। दोस्तों आप जान लीजिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका है और इसमें सत्ता जो है केंद्रीकृत होती है। इसमें जो भी सत्ता होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, नहीं कठोर नहीं लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान का स्वरूप अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान को कठोर और लचीले यानी नम्य का मिश्रण माना जाता है, इसलिए ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। अगला प्रश्न है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ क्या है कि उसमें? ऑप्शन है, विशेषाधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है या फिर विचारधारा का अभाव है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ ये है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों समानता का एक तो अर्थ ये होता है कि रंग, नस्ल, जाति, लिंग और वर्ण के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न के द्वारा नष्ट की जा सकती हैं? साम्यवाद, आतंकवाद और विद्रोह, भाषाओं में विविधता और भारतीय जीवन में बदलाव। तो उत्तर हो जाएगा आपका कि प्रजातंत्र की जड़ें किसके द्वारा नष्ट की जा सकती हैं? तो उत्तर है साम्यवाद के द्वारा। दोस्तों आप जान लीजिए, आतंकवाद और विद्रोह द्वारा प्रजातंत्र को अस्थिर या कमजोर किया जा सकता है, लेकिन उसकी जड़ों को समाप्त नहीं किया जा सकता। जबकि साम्यवाद जो है ये प्रजातंत्र के विपरीत एक शासन प्रणाली है जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों को बदल सकती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है, सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है या फिर सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो उत्तर हो जाएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश इस अर्थ में है कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों राज्य धर्म के संदर्भ में पूर्णतः तटस्थ है और राज्य प्रत्येक धर्म का समान आदर करता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है आपको बताना है? ऑप्शन है आपके देखिए, राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले लेता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ गई हो, बिल्कुल सही है। एकल संगठित न्यायपालिका, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा या ये सभी। तो सही उत्तर ये सभी हो जाएगा। दोस्तों भारत में समूचे गणराज्य के लिए एकीकृत न्याय प्रणाली है जो संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाती है। साथ ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था और राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा भी संविधान में एकात्मक लक्षण है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है आपको बताना है? तो उत्तर है साथ आकर संघ बनाना और संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, दोनों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अनुच्छेद 1 सबसेक्शन 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। यहाँ राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है और नए राज्यों के गठन पर संघ की संसद को ही अंतिम अधिकार प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न देखिए, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है? ऑप्शन है पृथकता को खतरा, सत्तावादी शासन, स्थानीय हितों की उपेक्षा या अकुशल प्रशासन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा पृथकता का खतरा, ऑप्शन ए। दोस्तों, संघीय शासन में शक्तियों का केंद्र और राज्य के मध्य बंटवारा होता है, जिसमें पृथकता का खतरा बना रहता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? लोकतांत्रिक राज्य की, सर्वसत्तात्मक राज्य की, समाजवादी राज्य की या फिर साम्यवादी राज्य की? तो यहाँ पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात नहीं कर रहा है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। तो आप जान लीजिए, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण ये साम्यवादी राज्य की विशेषता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, साम्यवादी राज्य में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर एक पार्टी का शासन पर वर्चस्व होता है और जो सारी सत्ता होती है वो सर्वहारा के अधिनायकत्व के नाम पर सत्ताधारी पार्टी के केंद्रीय संगठन में केंद्रित रहती है। उदाहरण के लिए सोवियत संघ, चीन और उत्तर कोरिया में लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की जो है बात की जाती है, या वहाँ पर लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की पद्धति अपनाई जाती है शासन व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकारें आधार हैं अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का या आरक्षण का? तो उत्तर है स्थानीय सरकारें ये लोकतंत्र का आधार हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए, लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए सरकार है और लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता की आवश्यकता होती है और स्थानीय सरकार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र के लिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? दलीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, जाति व्यवस्था या आर्थिक प्रणाली? तो उत्तर है जाति व्यवस्था, ऑप्शन सी। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के संबंध में ये परिकल्पना की गई थी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना के बाद जाति व्यवस्था का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, लेकिन स्वतंत्रता के इतने दशकों के बाद भी जाति व्यवस्था भारतीय राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है या संबंधित है, जो लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण या उक्त सभी? तो उत्तर है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। दोस्तों, किसी देश में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना के लिए ये सभी यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता और अधिकारों का संरक्षण सभी अनिवार्य हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? ऑप्शन है लोकतांत्रिक, निरंकुश, राजतंत्रवादी या अधिकारवादी? तो उत्तर है लोकतांत्रिक। दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक या अर्धलोकतंत्रात्मक? तो उत्तर है भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है। दोस्तों, शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां हैं, एक तो संसदात्मक और दूसरा अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन व्यवस्था वाली सरकार वो होती है जिसमें कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो उत्तर है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार वो है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है और ये इंग्लैंड की शासन प्रणाली का अंगीकरण है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, ऑप्शन देखिए, वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है और न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है।
तो उत्तर है भारत और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में जो अंतर है वो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। दोस्तों, भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है, जबकि ब्रिटेन में ये प्रणाली लागू नहीं है और इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की शासन प्रणाली से अलग है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति या राष्ट्रपति पद्धति की सरकार? तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति पद्धति नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन का औपचारिक तथा नाम मात्र का प्रमुख होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? आपको बताना है। तो उत्तर है व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। दोस्तों, राज्य या स्टेट शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है। इसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय होता है जिसकी एक संगठित सरकार हो और वो अपने आंतरिक और वैदेशिक मामलों के संदर्भ में या बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। और आप जान लीजिए, राज्य के मूलभूत तत्वों में जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता है और किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता है और इसके बिना कोई राज्य राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। एक तरह से ये देखा जाए तो ये पॉलिटिकल साइंस या जो पॉलिटिकल साइंस विषय है उसके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभार ये प्रश्न शासन प्रणाली के अंतर्गत सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान में पूछा जाता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता या साम्यवादी राज्य? तो उत्तर हो जाएगा साम्यवादी राज्य। ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारत को एक संप्रभुता संपन्न जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है और आप जान लीजिए, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन दर्शनों को अपनाया गया है। साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो सरकार की संसदीय व्यवस्था में हमने कई बार पढ़ लिया कि शासन की जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसमें जो है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसे उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि जो विकल्प हैं कि विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था को दोस्तों ये उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी कहा जाता है और आप जान लीजिए कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो व्यवस्थापिका या विधायिका होती है उसके सदस्य ही कार्यपालिका का निर्माण करते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है और न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो विकल्प ई यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य रूप से संसदीय शासन व्यवस्था की मूल विशेषता या मूल सिद्धांत ये है कि ये उत्तरदायी सरकार कही जाती है और उसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, इकहरी नागरिकता या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो उत्तर है इकहरी नागरिकता। ये भारतीय के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। और आप जान लीजिए कि जो भारत का संविधान है वो एकात्मक और संविधान संघात्मक दोनों ही विशेषताओं को ग्रहण किए हुए हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र और राज्य में शक्तियों का वितरण और न्यायपालिका की सर्वोच्चता और स्वतंत्रता।
द्विसदनी विधानमंडल, जबकि एकात्मक लक्षणों में एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इकहरी नागरिकता जो है ये भारत के संविधान में संघीय लक्षणों में शामिल नहीं है, क्योंकि जो संघात्मक शासन व्यवस्था वाले या संघीय शासन व्यवस्था वाले देश हैं वहाँ पर इकहरी नहीं बल्कि दोहरी नागरिकता का जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय, एकात्मक, संसदीय। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो भारतीय संविधान की प्रकृति की सबसे अच्छी विशेषता कही जा सकती है प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। दोस्तों, भारतीय संविधान प्रकृति में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? ऑप्शन है डी डी बसु, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर या ए के अय्यर। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है और यह एकीकृत और संघात्मक दोनों है। अगला प्रश्न है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को कौन प्रतिबिंबित करता है? तो उत्तर है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यदि विधि नहीं है या कानून नहीं है तो स्वतंत्रता भी नहीं है। ये कथन विधि और स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। जॉन लॉक कहते हैं कि स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है, क्योंकि कानून के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? आपको बताना है। ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, पॉल एच एपेलबी, सर जोसिया स्टम्प या हेनरी फेयोल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर हेनरी फेयोल, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक और विचारक हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। इनके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं, केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? ऑप्शन है विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ सीमित सरकार से है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका मतलब ये है कि सरकार और इसके तीनों अंग यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्रोत संविधान है और ये संविधान में निहित उपबंधों और प्रावधानों के अधीन कार्य करते हैं, मनमाने रूप से नहीं। अगला प्रश्न है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? ऑप्शन है राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर या स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, ऑप्शन डी। दोस्तों, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं का विकास करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने के लिए निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? अंतर्राज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग और क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने के लिए सभी संस्थानों को आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग और क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर 1970 के दशक में। यद्यपि 1960 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गए, लेकिन वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1970 के दशक 1970 से 1979 में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन है, यह कानून के शासन को विधिबद्ध करता है, ये कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये राष्ट्र के नियमों की पुस्तक है, और यह मौलिक राजनैतिक मूल्यों को दर्शाता है। तो ये कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये भारत के संविधान के संदर्भ में सही नहीं है, यानी असंगत है। दोस्तों, भारतीय संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अंतर्गत किसी देश की सरकार कार्य करती है, और ये संविधान देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था, उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करता है, जिसके आधार पर जो है शासन किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और विस्तृत है? तो उत्तर है भारत का संविधान। दोस्तों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये राज व्यवस्था से इतर, ये पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान का प्रश्न है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, ये वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? ऑप्शन है, कल्याणकारी राज्य, कम्युनिस्ट राज्य, लोकतांत्रिक राज्य या पुलिस राज्य। तो उत्तर है कल्याणकारी राज्य, यानी वेलफेयर स्टेट। दोस्तों, आप जान लीजिए कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, ये वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की धारणा की व्याख्या करता है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य में राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है और लोगों के लिए आवश्यक सुख सुविधाओं और न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था से लेकर उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास के अवसर उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, संसद या फिर राष्ट्रपति? तो सही उत्तर हो जाएगा जनता। दोस्तों, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है और भारत का संविधान यहीं से आरंभ होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए यहीं से शुरू होता है। और भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, यानी भारत में जो राजसत्ता है ये जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो है वहाँ पर वंशानुगत शासन का न होना। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यह गणतंत्र है। और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था इसके विपरीत होती है, जहाँ पर वंशानुगत शासन होता है। दोस्तों, गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का जो प्रधान होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, वो वंशानुगत नहीं हो सकता है। भारत में राष्ट्र का प्रधान यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो इस तरह से भारत एक गणतंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन है, संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो उत्तर है ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण ये दर्शाता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, या संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो उत्तर क्या है? ग्रेनविल ऑस्टिन। दोस्तों, जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है।
अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो उत्तर है के.सी. वियर ने। दोस्तों, के.सी. वियर ने कहा है कि भारत जो है अर्ध संघात्मक राज्य है। अगला प्रश्न है, स्वातंत्र्यवाद किसका द्योतक है? स्वतः उदारीकरण, प्रवृत्ति तथा बर्ताव, सामाजिक राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता या फिर धार्मिक रूढ़िवादिता। तो उत्तर है सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक पहलुओं में स्वतंत्रता, स्वातंत्र्यवाद इसी का द्योतक है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता या पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन है जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व या राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। तो उत्तर है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, ये लोकप्रिय संप्रभुता है। दोस्तों, लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ एक ऐसी शासन पद्धति से है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। देखिए, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, यहाँ पर आपको बताया गया है। और दूसरा है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो ये आपका गलत है। केवल और केवल कथन एक सही है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग और सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य स्वतंत्र और समान हैं और ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से उस एक कथन को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित संविधान सिद्धांत को व्यक्त करता है। तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय या कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। इसको उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहते हैं। इसमें सरकार या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसलिए सरकार के जो जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? तो देखिए, ऑप्शन है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही। इसमें संसदात्मक स्वरूप की सरकार है, बिल्कुल सही। तीसरा है कि सर्वोच्च संता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल सही। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो ये पूरी तरह सही नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3। दोस्तों, लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार और सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। ये एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती, बल्कि सत्ता को केंद्र और राज्यों में विभाजित किया गया है संविधान के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण ये है कि वह क्रियाशील बनाता है किसको? तो उत्तर है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। दोस्तों, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण ये है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं। और लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता या गुण ये है कि ये लोगों को आत्मविकास के पूर्ण अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है। और भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता है और राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, आप जानते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, बिल्कुल सही है। और कारण है लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, बिल्कुल सही है। दोस्तों, लोकतंत्र के संबंध में ये दोनों ही कथन सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आप जान लीजिए, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल जो होते हैं ये लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं, नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण का अवसर देते हैं। और ये भी सही है कि लोग खराब शासन के लिए राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न भी कथन कारण से है। कथन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, सही है। और कारण है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान हैं। यद्यपि ये विभिन्न युगों और काल से निरंतर परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। कथन दोस्तों आप देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है कि महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, बिल्कुल सही है। कारण है कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है। दोस्तों, महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करके उनके आत्मसम्मान और गरिमा को बढ़ाता है। और इस तरह से कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण आर इसकी सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न भी कथन कारण से संबंधित है। कथन है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, बिल्कुल सही है। कारण है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, लेकिन उसमें केंद्रीकरण की भी प्रवृत्ति है और इस मत का समर्थन दुर्गादास बसु ने भी किया है। भारतीय संविधान न तो पूरी तरह से संघात्मक है, न ही पूरी तरह से एकात्मक, और इसी कारण इसे अर्धसंघात्मक कहा गया है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखिए, ये राज व्यवस्था में है, लेकिन ये पूरी तरह से पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का, कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो ये मुख्यतः प्रशासन को ध्वस्त होने के कारण होगा। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, W.B. डोनहम द्वारा ये कथन कहा गया है कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो ये मुख्यतः प्रशासन के विफल होने के कारण होगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि W.B. डोनहम का कहना है कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतया प्रशासन के पतन के कारण होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनके आधार पर जो कूट दिए गए हैं बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो पहला है कि जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, संवैधानिक सरकार वो है। तो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, वो संवैधानिक सरकार नहीं है।
संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, और संवैधानिक सरकार जो है सीमित सरकार से संबंधित है। तो सही उत्तर केवल और केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है, और संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। राज्य की निरंकुश सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही दोस्तों जो संविधानवाद या संवैधानिक सरकार व्यवस्था का उदय हुआ है। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषताएं समान हैं, आपको बताना है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, और उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर बताइए कौन सी विशेषताएं भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में समान हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझने का प्रयास करें। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं, तो ये तो आपका सही हो गया। भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की ये शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी किसी समयावधि का उल्लेख नहीं है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं और अमेरिका में राज्यों के पास हैं, तो ये कथन एक गलत हो जाएगा। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, अमेरिका में राज्यों के पास है। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो यहाँ पर और सभी कथन गलत हो जाएंगे, केवल और केवल आपका 3 सही हो जाएगा। दोस्तों, भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में केवल एक विशेषता ये समान है कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, क्योंकि आप जान लीजिए कि यही एक इन चारों कथनों में से यही एक ऐसी विशेषता है जो कि भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं में समान है। केवल और केवल 3 जो है वो आपका सही होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में शासन प्रणालियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड और विभिन्न राज्यों द्वारा राजनीति विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के राजनीति विज्ञान विषय के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।